बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान हर ट्यूसडे की तरह आपके सामने हाजिर है। आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है और इसमें आप हमसे कोई भी आपको यहाँ पे रहते हुए कानूनी मसला यूके में रहते हुए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी किस्म का आपका फैमिली मैटर है, सिविल मैटर है, कोई भी सिविल मैटर है, इमिग्रेशन का कोई मैटर है तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उसके प्रोग्राम के बाद भी हमसे रब्ता करके बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का दौरानिया 1 घंटे का होता है। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकूं, जो लोग कॉल करते हैं उनकी कॉल्स हम ले सकें और आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं और जो भी आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं लीगल, वो इस प्रोग्राम में दे सकें। लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपसे आपका पूरा केस डिटेल में डिस्कस कर सकूं, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझसे बात करने के बावजूद प्रोग्राम में कोई भी अपने केस से रिलेटेड कोई भी स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी भी वकील के पास जाके अपना केस डिस्कस कर लिया करें, ताकि बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के कोई आपको प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो है वो केस सही तरीके पे चल सके। उसके अलावा नाज़रीन, अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप कॉल करते हैं और आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराए मेहरबानी आप अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें, क्योंकि हर प्रोग्राम में मैं ये बात रिपीट करता हूँ और मोरलेस हर प्रोग्राम में हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपकी टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं होता तो उसकी वजह से कुछ डिले होने की वजह से कुछ जो है सही तरह आपसे मेरी बात नहीं हो सकती। तो प्लीज़ जब भी आप कॉल करते हैं, आपकी कॉल जब थ्रू होती है, अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। स्क्रीन पे नाज़रीन हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है और इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स हैं कानूनी, उस सिलसिले में आप हमसे हमारी राय ले सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा हर प्रोग्राम में जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, मैं ज़रूर इस प्रोग्राम में उसका वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करता रहता हूँ अगर कोई अपडेट्स आई हों। और जैसे कि पिछले दिनों इंग्लिश टेस्ट के रिक्वायरमेंट के हवाले से, जो कि मेजर एक चीज़ थी कि अगर कोई भी 5 नवंबर के बाद अगर कोई एप्लीकेशन आप करते हैं और आपने जो है अगर पहले टेस्ट दिया हुआ है जो कि अगर एक्सेप्ट किया हुआ है तो अगर तो वो आइल्स है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका ईसोल है या कोई भी दूसरा इंग्लिश का टेस्ट है अपार्ट फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज या जो आइल्स है, उसको 5 नवंबर के बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन आपने करनी है, सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है या आपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करनी है, तो उस सिलसिले में 5 नवंबर के बाद जो होम ऑफिस की लिस्ट में होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। आपका पुराना टेस्ट शायद एक्सेप्ट ना किया जाए, तो आप अब कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले ज़रूर मेक श्योर कर लिया करें कि आपके पास रेलिवेंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपके पैसे जो है वो ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अपने प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? नदीम बोल रहा हूँ सर मैं। जी नदीम साहब बोलिए, क्या सवाल है? मेरा सर सवाल है कि मैं अपनी वाइफ को सपोज कर रहा हूँ पाकिस्तान से जी। तो उन्होंने अभी आइलेट्स रिसेंटली टेस्ट किया है जी। उनकी रिक्वायरमेंट है कि A1 आइलेट्स जी। तो उन्होंने आइलेट्स जनरल किया है तो उन्होंने वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग में 4 बैंड्स एंड 4.5 लिए हैं, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग में उन्होंने लोअर देन 4 बैंड्स लिए हैं। तो वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि उनकी वेबसाइट पे क्लियर कट नहीं लिखा हुआ, लेकिन आइलेट्स की वेबसाइट पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी वो UKVI में रिक्वायरमेंट्स के लिए जहाँ पे आप आइलेट्स लाइफ फॉर स्किल्स के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे आइलेट्स जनरल में स्पीकिंग एंड लिसनिंग रिक्वायरमेंट है 4 बैंड्स। जी। तो लेकिन अगर आइलेट्स की उनकी रिक्वायरमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि आप स्पाउस वीज़े के लिए अगर आप ये करते हैं तो A1 के इक्विवेलेंट है ये, तो दैट्स फाइन जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 यस जी जी हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मेहरबान साहब बोल रहे हैं। मेहरबान साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आप सवाल करें जी। आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़। जी ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल पहला ये था कि मुझे इस मुल्क में 18 साल हो गया आए हुए। अच्छा।
तो मैं इंडेफिनिट अभी स्टिल इंडेफिनिट पे हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं फिल करना चाहता था। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मुझे अभी जो इंग्लिश लो टेस्ट है वो मुझे देना पड़ेगा या अभी मेरे लिए भी आपकी एज क्या है? मेरी एज 40 है। जी बिल्कुल, आपको इंग्लिश का टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इंग्लिश का टेस्ट भी और लाइफ इन द यूके टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये पूछनी थी कि मेरा बच्चा पाकिस्तान है तो मैं केयरिंग कर रहा हूँ किसी की, तो जी अभी मैं बाद में फिर टीवी में आपकी बात सुनूंगा, तो मैं अपना पहले सवाल करना चाहता हूँ जी। तो अच्छा, मैं ये दूसरी बात है, मैं किसी की केयरिंग करता हूँ, तो मैं बच्चा अपना शादी किया पाकिस्तान में, तो वो बच्चे को बुलाना चाहता हूँ, तो वो केयरिंग को मैं 18,000 की मुझे जो फीस है वो देना पड़ेगी, पूरी रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी? तो आपकी वाइफ किधर है? पाकिस्तान में है। तो आप वाइफ को भी बुलाना चाह रहे हैं? जी जी। तो अब केयरर जो हैं उसके वो आप मतलब किसके केयरर हैं? अब मैं अभी अपनी फैमिली का केयर हूँ, मैं उसको केयरिंग करता हूँ, तो इतना ज्यादा तो नहीं है बेनिफिट जो 60 पॉइंट मिलते हैं केयरिंग के, तो उस पे मीडियम रेट मिलता है, तो उस पे मैं 2 बच्चे हैं तो क्या उनको देखिए उसमें जी बिल्कुल, बेस पे आप अगर बात को सुनना चाहते हैं तो मैं आप फ़ोन रख दें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। जी देखें, जो केयरर हो गए या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस अगर किसी को मिलता है तो उसमें वो देखना पड़ता है कि उनको कितनी वीकली मंथली पेमेंट मिल रही है, और उसका एक फिर फार्मूले के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके, और उनको और कोई जो है वो सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, या उसके अलावा एकोमोडेशन वगैरह की क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है उसको असेस करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ही बताया जा सकता है कि आप अपनी वाइफ या बच्चों को स्पॉन्सर कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि इस सिलसिले में अगर आप किसी भी वकील के पास जाके मशवरा कर लें डिटेल में तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, यस हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, कौन सा बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, कौन सा बोल रहे हैं? हो गया जी। हेलो हेलो जी जी, सॉरी आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं अपनी सिस्टर ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੀਅਰ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਟੀਅਰ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ EMPLOYER ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ EMPLOYER ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 2008-10 ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੈਨ 2012 ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। हीयरिंग आ रही है? एक बारी हो चुकी है जी, पर दोबारा डेट एक और आ गई है जी। नहीं, लेकिन क्या उन्होंने जब उनका टीयर 2 का एम्प्लॉयर जो था उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो होम ऑफिस ने फिर क्या 60 डेज का उनको नोटिस दिया था कि वो दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढे, या क्या हुआ था? नहीं, उनको लाइसेंस कैंसिल हो गया, उन्होंने फिर अपील की, तभी हम उसके अपील टाइम के बेस से हमने वेट ही कर रहे हैं होम ऑफिस का, इसका कोई डिसीजन नहीं अभी तक हमें मिला। अपील किसने की? एम्प्लॉयर ने? नहीं, हमने की अपील। तो मतलब आपका उन्होंने वीजा कैंसिल कर दिया था ना, रिवोक कर दिया था? उन्होंने हमें रिफ्यूजल भेजी है जी। तो फिर उसको आपने अपील की, अभी हेयरिंग आनी है? हाँ जी, अभी एक हेयरिंग आनी है अभी जी। देखें, बात यह है कि ऑब्वियसली जब आप टीयर 2 पे होते हैं तो अगर आपको दूसरा एम्प्लॉयर नहीं मिलता तो फिर आप टीयर 2 में तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए चांस ये है कि हेयरिंग में तो उनको रिफ्यूज़ ही होगा अगर उनके पास दूसरा कोई एम्प्लॉयर जो कि उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। फिर उसके अलावा आप पूछ रहे थे कि क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, तो उसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने कहा उनका बच्चा भी है, उनको यहाँ पे रहते हुए 2010 से रह रही हैं, अगर उनकी फैमिली लाइफ, प्राइवेट लाइफ यहाँ पे इतनी इस्टेब्लिश हो गई हुई है कि जो कि आप ऑब्वियसली उनको 5-6 साल हो गए हैं, बच्चे की एज जो है मुझे नहीं मालूम, बच्चा अगर स्कूल वगैरह में जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है उस बेसिस पे वो प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन जो है वो करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, इसलिए कि उनको फिर ये प्रूव करना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा कि उनकी लाइफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई है और अपने मुल्क में जहाँ से वो आई हैं वहाँ पे उनके कोई टाइज वगैरह नहीं है सच,
मेरा मशवरा यही है कि इस सिलसिले में डिटेल में आपको जाके किसी वकील से डिस्कस करना चाहिए, ताकि अगर कोई ऑप्शन है उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनको फिर मशवरा दिया जा सके। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? यूसुफ इल्फट से बोल रहा हूँ। सॉरी, कौन सा? यूसुफ जी। यूसुफ साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि 9.5 ईयर की बेटी है मेरी, और अभी कोर्ट की तारीख आई हुई है, तो मतलब उसके कितने चांसेस है कि हो सकते हैं? इधर बोर्न हुई है। तो आपको यहाँ पे रहते हुए कितना अर्सा हो गया? 12 साल। तो 12 साल से आप इधर रह रहे हैं, आपकी बेटी एक ही है? नहीं, एक बेटी एक बेटा। बेटा 7 ईयर का है, बेटी 9.5 ईयर की है। मैं वर्क परमिट पे आया था। जी जी। वो वीजा मेरा एक दिन लेट होने से वीजा लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था। तो अभी तक लड़ के यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन अभी कोर्ट की डेट आई है, और वो अच्छा। मतलब अभी हम बच्चे के बेस पे कर रहे हैं। मतलब तो आपने ये जो कोर्ट की डेट आई है, ये आपने बच्चों के बेसिस पे एप्लीकेशन की थी? जी जी जी। अभी उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया था ना वो। जी। तो आप पाकिस्तान से हैं? कहाँ से हैं? इंडिया से। इंडिया से। तो वहाँ पे आपके कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह, टाइज वगैरह, वहाँ पे क्या हालात हैं? आप वापस वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और क्यों नहीं जा सकते अगर नहीं जा सकते? नहीं, वो तो जाने की वो तो है नहीं, क्योंकि आके कंटिन्यू 10 साल तो ऐसे ही निकल गए यहाँ पे। जी। देखिए, मेरे हिसाब से पढ़ाई वगैरह भी सभी सब मतलब यहाँ से काफी टाइप है, रिश्तेदार। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, मेरे हिसाब से चूंकि आपके बच्ची को 9.5 साल यहाँ पे हो गया, दूसरा बच्चा आपका 7 साल का है, बच्चे ऑब्वियसली स्कूल में जा रहे होंगे, और अगर 6 महीने बाद आपकी बच्ची जो है, जो यहाँ पे पैदा हुई है, उसको 10 साल हो जाते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाती है कि वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सके। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपके फेवर में जाती हैं, और अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी ऑब्वियसली आपके अपने मुल्क से कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहे, आपको यहाँ पे इतना अरसा हो गया रहते हुए, आपकी लाइफ अच्छी खासी एस्टेब्लिश हो गई है, ये बच्चों का यहाँ पे इतना अरसा रहना भी इस बात का एक सबूत है कि आपकी ऑब्वियसली कि बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं, उनकी लाइफ यहाँ पे अच्छी खासी एस्टेब्लिश हो गई है। तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आपको कोर्ट आर्टिकल 8 की बेसिस पे या डिस्क्रेशन लीव जो है वो प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे आपको दे सके। जैसा कि मैंने कहा है कि आपकी जो बच्ची है वो अभी 5-6 साल कह रहा हूँ, 5-6 महीने बाद वो ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी और रजिस्टर करा सकेगी। आपको चाहिए कि किसी वकील के पास जाके उसको डिस्कस करके सही तरीके से इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको काम हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर, यासिर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी यासिर साहब बोलिए, क्या सवाल है? मुझे 2 छोटे क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। जी जी। पहले मेरा क्वेश्चन सर ये कि नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसमें मैंने पता करना था कि क्योंकि वो लास्ट 10 years का गुड कैरेक्टर का वो चेक करेंगे, तो एक दफा जब PSW पे मेरा तस्वीर गलत थी तो उन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था। तस्वीर गलत होने की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मुझे वीजा दे दिया। इस बिहाफ पे कहीं वो मेरी एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल तो नहीं कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा जी देखिए, इसमें मैं आपको साथ ही जवाब भी इसका दे दूं। गुड कैरेक्टर में जी आप मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया है, आप इधर फ़ोन पे ही रहिए, इंशाल्लाह ब्रेक में आके मैं आपसे बात करके आपको आपके सवालों के जवाब देता हूं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।